सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और एशिया कप की टीम सिलेक्शन को लेकर इंतजार अब खत्म हो गया है। लगभग तय है कि कल यानी मंगलवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। BCCI का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में, वहां पर सेलेक्टर्स की मीटिंग होगी। सूर्य कुमार यादव वहां पहुंच चुके हैं बेंगलुरु से फ्लाई करके, तो जो कोरम होता है पूरा का पूरा वो पूरा होगा और वहां पर चयनकर्ता माथापच्ची करेंगे। लेकिन माथापच्ची होगी इस खिलाड़ी के नाम पर जिसकी तस्वीर आज हमने अपनी वीडियो वॉल पे लगाया है, और जो टेक्स्ट हमने लिखा है लगभग वैसी ही स्थिति है। गिल पर हाँ ना का दौर चल रहा है। पहले, अब से कुछ घंटे पहले तक कंफर्म माना जा रहा था कि शुभमन गिल ना सिर्फ 1 साल के बाद T20 टीम में आएंगे बल्कि उपकप्तानी भी करेंगे और ओपन भी करेंगे। लेकिन अब पिछले कुछ घंटों में समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर आपको अपडेट करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या खबरें हैं, BCCI सोर्सेज के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है, सब कुछ इस शो पर होगा। शुरुआत इसी खबर के साथ करते हैं कि मंगलवार को टीम इंडिया का चयन जो है वो मुंबई में हो सकता है। एशिया कप के लिए मुंबई के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग होनी है BCCI के। सूर्य कुमार यादव बने रहेंगे T20 टीम के कप्तान, ऐसा माना जा रहा है। और इसके अलावा बैठक में शामिल होने के लिए वो बेंगलुरु से मुंबई गए, जो मैंने जानकारी आपको दी। और कहा जा रहा है कि 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है, 2026 T20 वर्ल्ड कप तक वो कप्तान बने रहेंगे। तो ये अंकिता, अभी हम शुभमन गिल पर जाएं उससे पहले अगर एक बड़ी तस्वीर खींचने की कोशिश करें टीम को लेकर, तो तय है कि सूर्य कुमार यादव को आपने कप्तानी सौंपी है। और जो उनका एज ए कैप्टन जो सैंपल साइज है, जितने मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है, शानदार कप्तानी की है, टीम को जीत दिलाई है, आप उनको किसी भी आधार पर हटा नहीं सकते। तो आपको उनके साथ जाना होगा। और जो सबसे पास बड़ी चुनौती आपके हैं वो अगले साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप है। अगर आप सूर्य कुमार यादव की एज के हिसाब से भी सोचेंगे तो संभवतः वो एक ऐसी एज में है जहां पर उनको अभी आराम से आप देखते हैं कि हाँ, वहां तक तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो बिल्कुल तार्किक लग रहा है, बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है कि आप बाकी जो भी बदलाव करें, लेकिन टीम सिलेक्शन के साथ साथ ये कंफर्म कर दें कि हाँ भाई, एशिया कप में कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे। और अभी आप बयान नहीं देंगे, लेकिन हाँ, कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप खेलेगी भारतीय टीम, उसकी कमान भी सूर्या को ही संभालनी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, तो आउटकम अगर आप देते हैं, अगर आप हर एक मैच में भारतीय टीम को जीत दिलाते, तो फिर आपका जो पलड़ा है, आपका जो प्रदर्शन है, वो दर्शाता है कि आप टीम में बने रहेंगे। और कप्तानी की बात करें तो जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का, खासकर T20 की बात करें तो हाल फिलहाल में जो IPL 2025 खेला गया था, वहां पर भी साई सुदर्शन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन सूर्य कुमार यादव के थे। तो हर एक डिपार्टमेंट में अगर हम नजर डालें तो हर एक फॉर्मेट का अलग खिलाड़ी होता है, लेकिन जब T20 की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है सूर्य कुमार यादव का आता है। और जब कप्तानी मिली थी तो हर कोई चर्चा कर रहा था कि क्या सूर्य कुमार यादव जो है वो कप्तानी में खरे उतरेंगे, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला और उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। हालांकि अभी बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं थोड़े से कमतर नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, वो करता है आउटकम। और वो आउटकम जो है वो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जाहिर तौर पर नजर आ रहा है। और 1 साल का वक्त है अभी T20 वर्ल्ड कप को, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि आप यहाँ पर चेंजेस करें। आप इन्हीं के साथ जो है वो T20 वर्ल्ड कप में भी जाना चाहेंगे। बिल्कुल, टू मेनी चेंजेस की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, जो अंकिता ने जैसा कहा कि भले ही उनके रन उस तरह से नहीं आए हैं जिस तरह से वो जाने जाते हैं, लेकिन अगर आउटकम अच्छा है, अगर टीम जीत रही है, तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा माथापच्ची करना चाहते नहीं है। 34 साल लगभग उम्र है उनकी, और जैसा मैंने कहा था कि आप आराम से अभी उनको, अगर आपने T20 की कमान सौंपी ही है, तो आप अगला T20 वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में खेल सकते हैं। उन्होंने अपना पोटेंशियल एज ए कैप्टन साबित भी किया है। अब आ जाते हैं शुभमन गिल पर बात करते हैं, जहां बहुत तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। और जो ये हाँ ना का दौर है ना, उस पर अब एक तरीके से वैसे ही सस्पेंस आ गया है जैसे जनरली जसप्रीत बुमराह को लेकर होता है कि आखिरी समय तक पता नहीं चलता कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। यहां पर तो सिलेक्शन का मुद्दा है। यहां ऐसा नहीं कि वो टीम में है, अगर शुभमन गिल को आपने चुन लिया है स्क्वाड में, तो आपको उनको खिलाना ही पड़ेगा। तो यहां जो पेच फंसा हुआ है वो इस बात पर फंसा हुआ है कि उनको सिलेक्शन के लिए T20 में लिया जाए या ना लिया जाए। किस तरह से समीकरण बदले ये आपको बताते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि गिल को एशिया कप से बाहर रखा जा सकता है। इसके पीछे एक तरीके से मजबूरी है सिलेक्टर्स की, क्योंकि शुभमन गिल जो है वो पिछले 1 साल से
T20 टीम का हिस्सा नहीं है। जो टीम T20 वर्ल्ड कप जीती थी उसका भी वो हिस्सा नहीं थे। डेवलपमेंट ये हो गया कि इस बीच उनको कप्तानी दे दी गई। अब एक कप्तान, एक फॉर्मेट का कप्तान दूसरे फॉर्मेट पे नहीं खेल रहा है, या ये एक बड़ा फैसला है, ये एक कड़ा फैसला है जो सिलेक्टर्स को लेना है। मेरे ख्याल से यही एक चीज़ है अंकिता, जो जिसकी वजह से ये माहौल बना। भाई जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता तब शुभमन गिल उस टीम का हिस्सा नहीं थे, तब वो T20 का जो पूरा समीकरण है उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे, इसीलिए वो टीम से बाहर थे। अब इस बीच का डेवलपमेंट हुआ, आपने उनको टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया। अब वो ना सिर्फ कप्तान बने बल्कि इंग्लैंड में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, वो बड़ी शानदार रही। इसीलिए ये कहा जाने लगा कि नहीं साहब अब उनकी वापसी होगी। लेकिन अब उनकी वापसी होगी, इसके लिए जो टीम पहले से ही अच्छा कर रही है उसमें टू मेनी चेंजेस, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, बड़े सारे बदलाव कर दिए जाएं। संभवतः इसी वजह से सिलेक्टर्स जो है वो मजबूर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उनको ये सोचना होगा कि एक खिलाड़ी को लाने में कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी टीम का तालमेल ही खराब कर दिया जाए। बिल्कुल, और यही टीम जो है हमने देखा है कि हर एक मुकाबले में जो है वो जीत देकर आ रही है। तो आप किसी भी खिलाड़ी को जो है वो बदलाव करना नहीं चाहेंगे, टीम कॉम्बिनेशन के साथ छेड़खानी आप नहीं करना चाहेंगे, अदरवाइज आपका पूरा समीकरण जो है वो बदल जाएगा। एक खिलाड़ी को फिट करने के लिए आपको जो है फिर क्रिटिसाइज भी किया जाएगा, जो कि हमने हर एक मैच में देखा। अगर आप हारते हैं तो फिर आप टीम कॉम्बिनेशन पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो गिल अगर आते हैं तो फिर उनकी जगह जो है वो टॉप ऑर्डर में ही बनती है, या फिर वो ओपनिंग करेंगे या फिर वो नंबर 3 पर खेलेंगे। और फिर नंबर 3 पर नाइंसाफी जो है वो तिलक के साथ हो सकती है। नंबर 3 पर गिल खेलते हैं तो फिर तिलक को आपको बाहर करना पड़ेगा। ये तमाम सारी चीजें हैं। और किसी भी खिलाड़ी को अगर आप उठाकर देखें, या फिर संजू सैमसन की बात करें या फिर तिलक वर्मा की बात करें, जिन्होंने एक क्रिटिकल मैच में जो इंग्लैंड के साथ मैच हुआ था इंग्लैंड सीरीज में, वहां पर अकेले दम पर मैच को जिताया था। तो फिर आप किसी भी खिलाड़ी को जो है एक प्लेयर के लिए आप बहुत सारे चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो शायद यहाँ पर जो सोच है, चाहे वो गंभीर की हो चाहे वो आगरकर की हो, यही होगी कि भाई यहाँ से टीम कॉम्बिनेशन के साथ छेड़खानी ना की जाए, अगर जगह नहीं बनती है तो क्लियर कट किया जाए। बिल्कुल, और इसीलिए जो माहौल पिछले कुछ घंटों में बदला है, बहुत तेजी से बदला है, वरना पूरा का पूरा, जैसा मैंने कहा कि बात तो ये हो रही थी कि इनाम पे इनाम मिलेंगे। आप ना सिर्फ शुभमन गिल की वापसी देखेंगे बल्कि अक्षर पटेल से जो उप कप्तानी है वो लेकर उनको सौंपी जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पर टीम में बने रहें, प्लेइंग 11 बने रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि उनको कोई ऐसा रोल दिया जाए। इसके अलावा ये भी तय था कि वो मतलब वो बैटिंग करेंगे एज एन ओपनर और संजू सैमसन को नीचे भेजा जाएगा। अब सोर्सेज जो कह रहे हैं, बीसीसीआई के सोर्सेज, आपको एक कोट प्लेट दिखाते हैं, जो बयान दिखाते हैं, उसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे। बीसीसीआई के सोर्सेज का कहना है कि गिल शानदार बल्लेबाज हैं, सभी चयनकर्ता और कोच गौतम गंभीर उनकी बल्लेबाजी को बहुत पसंद करते हैं। उन्हें लगभग उसी दर्जे का बल्लेबाज माना जाता है जैसे विराट कोहली थे। बावजूद इसके फिलहाल वो T20 टीम की योजनाओं में फिट नहीं बैठते। फिलहाल टीम विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से ही ओपनिंग कराने को तैयार है। इसके बाद तिलक वर्मा नंबर 3 पर और कप्तान सूर्या नंबर 4 पर होंगे। आप इन बल्लेबाजों को कैसे बाहर रख सकते हैं? यही सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले अंकिता ने कहा कि आप अगर शुभमन गिल को टीम में एडजस्ट करते हैं तो फिर आपको उनको प्लेइंग 11 में खिलाना होगा, और फिर अगर आप उनको प्लेइंग 11 में खिलाते हैं तो आपको टॉप 4 जो बल्लेबाज हैं आपके, जो लगातार अपने आप को साबित करते हुए आए हैं, उनकी जगह में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। वो बदलाव आपके लिए हक में भी जा सकता है, आपके फेवर में भी जा सकता है। अगर वो बदलाव आपको भारी पड़ा तो ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया का टूर्नामेंट है और उसके बाद तुरंत आपको अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा रोल अंकिता गौतम गंभीर का है। अगर गौतम गंभीर मंगलवार को जो सिलेक्शन कमेटी की बैठक है, अगर वहां पर वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये प्लेयर चाहिए, तो फिर आप उनको मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका भी रिकॉर्ड एज अ कोच T20 में बहुत शानदार रहा है। चाहे आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात कर लें, चाहे आप जब से उन्होंने टीम संभाली है तब से। गौतम गंभीर का वोट किस तरफ जाता है? अगर वो इस बात से कन्विंस हो जाते हैं सेलेक्टर्स की कि नहीं हमको बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे, वो ठीक नहीं है टीम के लिए, तो शायद शुभमन गिल बाहर बैठे। लेकिन अगर गौतम गंभीर ने कह दिया कि मुझे चाहिए तो चाहिए, जो एक बड़ा सीधा सा वो होता है, तो फिर संभवतः शुभमन गिल को आप देखेंगे। कुल मिलाजुलाकर गौतम गंभीर का रोल क्रूशियल रहने वाला है। बिल्कुल, और देखिए मतलब फिर आप वो जो भी फैसला होगा वो सोच समझ कर लिया जाएगा। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन से प्लेयर जो है वो बाहर होंगे और किन की वजह से जो है वो टीम कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब देखिए
2024 की अगर हम बात करें आईपीएल 2024 की, तो वहां पर गिल का प्रदर्शन खास नहीं था, फिर उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में भी मौका नहीं दिया गया था। लेकिन 2025 में जिस तरीके की कप्तानी उन्होंने की और फिर वहां पर हालांकि प्लेऑफ में जो है वो हार गई थी मुंबई इंडियंस से, लेकिन वहां पर प्रदर्शन जो था वो गिल का बहुत अच्छा नजर आया। फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच में कप्तानी मिली और टेस्ट मैच के जो कैप्टन बने, उसके बाद से हमने देखा कि ओवरऑल प्रदर्शन उनका काफी अच्छा निखर कर सामने आया। तो शायद यहाँ से बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई शायद तीनों फॉर्मेट का जो है वो कैप्टन, फ्यूचर कैप्टन जो है वो गिल ही नजर आ रहे हैं। और टी20 की बात करें तो हर एक मुकाबले में जिस तरीके से प्रदर्शन बाकी खिलाड़ियों का रहा है, तो अब बहुत सारे खिलाड़ी, मतलब टोटल 15 खिलाड़ियों की बात करें तो बहुत मुश्किल है चुनना, और हर प्लेयर जो है वो अपने आप में एक अलग काबिलियत रखता है। गिल जो है वो हर एक फॉर्मेट के लिए फिट बैठते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल के कंडीशंस की बात करें, सिचुएशन की बात करें, तो बाकी प्लेयर्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, और मुझे लगता है शायद गिल के साथ एक चीज़ और भी है कि अभी उम्र बहुत कम है। हो सकता है वो जो हम बात कर रहे हैं कि चूंकि इंडिया में परंपरागत तरीके से यही होता है कि तीनों फॉर्मेट में कप्तान एक ही होता है। बहुत रेयर आपने देखा, कुछ उदाहरण हैं जहां पर टेस्ट टीम की कप्तानी किसी और ने की और लिमिटेड ओवरसी किसी और ने। और अगर आप शुभमन गिल को उस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके अंदर कि आप तीनों ही फॉर्मेट उनको सौंप दें, या फिर जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि हर समय में आप उठाकर देखेंगे तो भारतीय क्रिकेट का एक चेहरा होता है, जिस चेहरे की बदौलत आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं। वो सचिन तेंदुलकर लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट का चेहरा रहे, जिनको आप पोस्टर बॉय भी कह सकते हैं। विराट कोहली रहे, धोनी रहे, इसके अलावा रोहित शर्मा रहे। उस तरह का पोटेंशियल आपको शुभमन गिल में नजर आता है कि शुभमन गिल में आप तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खिलाएं, वो कप्तानी करें और फिर वो उस तरह का एक जो ऑरा होता है उनका, वो ऑरा भी क्रिएट करें। अगर वो करना है तो अभी आपके पास समय है, आप चाहें तो अभी धीरे धीरे, मतलब उनके ऊपर एक साथ बर्डन डालने की बजाय अभी आपने उनको कप्तानी सौंपी, ऐसी टीम की कप्तानी सौंपी जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन जैसे दिग्गज नहीं थे। वहां का जो प्रेशर था वो प्रेशर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। तो वो अगर आप ग्रेजुअली धीरे धीरे भी उनको जिम्मेदारियां सौंपेंगे तो शायद वो भी एक सही स्टेप होगा। एक और बयान आपको दिखाते हैं, एक और सोर्स के हवाले से जो हमारे पास खबर आई, वो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो भी कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने स्क्वाड में चुन लिया तो फिर प्लेइंग 11 में खिलाना आपकी मजबूरी है। अगर गिल को टीम में चुना जाता है तो उन्हें सीधे टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी का मौका देना होगा। अगर उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाना है तो उन्हें चुनने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा ये संजू सैमसन के साथ ठीक नहीं होगा। उन्होंने पहले अच्छा प्रदर्शन किया है, फिर भी अगर गिल को मौका दिया जाता है तो संजू को बाहर बैठना होगा और जीतेश शर्मा को मौका मिल सकता है। तो संजू अगर बाहर बैठेंगे तो फिर वो जो एक बड़ी फैन फॉलोइंग क्रिकेट फैंस की ऐसी है जो ये कहती है कि संजू सैमसन को ना वो लंबा रन नहीं मिलता। वो टीम में आते हैं, जब कुछ परफॉर्म करते हैं, जब कुछ अपने आप को साबित करते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बाहर हो जाते हैं या उनके साथ कुछ ना कुछ उनके बैटिंग पोजीशन में छेड़छाड़ हो जाती है। ये भी आपको देखना है। बीसीसीआई ने अगर चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी अगरकर को दी है या हेड कोच की जिम्मेदारी गौतम गंभीर को दी है, तो साथ ही साथ एक जिम्मेदारी और दी है, और वो जिम्मेदारी है कि हर खिलाड़ी को बराबर मौका मिले। ऐसा ना हो कि आप किसी एक खिलाड़ी को चमकाने की वजह कि उसमें जो है दूसरे खिलाड़ी के साथ कोई अन्याय कर बैठे। और ये जो बात है बिल्कुल जायज़ है कि अगर आपने संजू से ओपन नहीं कराया तो फिर आपके मन में ये लालच आ सकता है ना कि यार नंबर 3 पे संजू को क्यों खिलाएं, नंबर 3 पे तो हमारे पास तिलक ही है, या नंबर 4 पर तो सूर्या ही है, हम संजू की जगह जीतेश शर्मा को खिलाते हैं। जीतेश शर्मा नीचे की तरफ बल्लेबाजी करेंगे, बड़े ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही फायरी बल्लेबाजी करते हैं, बिल्कुल निडर होकर बल्लेबाजी करते हैं, वो शायद ज्यादा बेहतर कैंडिडेट हो जाएंगे। तो शायद कुल मिलाजुला के संजू सैमसन के साथ अन्याय हो जाएगा, ऐसा ना हो। और इस बात से भी मैं सहमत हूं कि अगर आपने गिल को स्क्वाड में रखा तो फिर आपको प्लेइंग 11 में आपको उनको मौका देना पड़ेगा, वरना वो बड़ा ही एक हास्यास्पद लगेगा कि आपकी टेस्ट टीम का कप्तान T20 टीम में चुना गया लेकिन मैदान में प्लेइंग 11 में नहीं है। बिल्कुल, और देखिए मतलब ये फिर जायज़ भी नहीं है। आप इस तरीके से फैसला अगर लेते हैं तो फिर आपके फैसले पर भी सवाल उठेगा। और सबसे बड़ी बात है कि संजू सैमसन बार बार क्यों जो है उन्हें हाशिए पे रखा जाए। हर बार जब भी किसी खिलाड़ी को रिप्लेस करने की बात आती है तो सबसे पहला संजू सैमसन का नाम आता है कि कहा जाता है कि भाई वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेते हैं, ओपन भी कर लेते हैं, और हाल फिलहाल में उनके आंकड़े भी बहुत अच्छे हैं। अगर उन खिलाड़ी को आप ड्रॉप करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी आत्मविश्वास जो है वो गिरेगा। और फिर वही चीज़ें है ना कि कोई मेहनत क्यों करता है आगे बढ़ने के लिए। और हर एक मुकाबले में जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ
यहाँ पर शुभमन गिल का रहा है और संजू सैमसन का जो रहा है। संजू सैमसन ने अपने आप को जिस तरीके से प्रूव किया, खासकर ओपनिंग में जिस तरीके से प्रूव किया, वो बहुत बड़ी बात होती है। और वो मौका अगर आपको मिला है तो आप नहीं चाहेंगे कि वो मौका आपको दोबारा ना मिले। और हर खिलाड़ी ये चाहता है कि भाई एक बड़े टूर्नामेंट में, खासकर वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में वो टीम का हिस्सा हो, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में हिस्सा हो। तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस जो है वो संजू के साथ होगा। जैसे अभी सर ने भी कहा कि नंबर 3 पर फिर आपके पास ये रहेगा कि भाई तिलक वर्मा, इनफॉर्म बल्लेबाज, जिन्होंने हर एक मुकाबले में अपने आप से डिमांड की थी, मतलब सूर्या से डिमांड की थी कि भाई नंबर 3 पर उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको करनी पड़ सकती है। सिर्फ एक प्लेयर के लिए आपको फिट करने के लिए कई सारे प्लेयर्स को जो है वो बलिदान देना पड़ सकता है। तो अब देखते हैं कल फैसला क्या कुछ होता है। जो फैसला होगा वो टीम को भी मानना पड़ेगा, वो प्लेयर्स को भी मानना पड़ेगा और वो हम सबको भी वो फैसला जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि वो जो भी फैसला हो वो तार्किक होना चाहिए, वो उसके अंदर एक तर्क होना चाहिए, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं कह रहा है। आप जिस भी तर्क के साथ लेकर आए, अपनी टीम को चुने, 15 खिलाड़ियों को चुने या फिर वो जो 3 बैकअप खिलाड़ी हैं उनको चुने, लेकिन कहानी ऐसी होनी चाहिए कि वो पचना चाहिए। वो ये नहीं लगना चाहिए कि आपने किसी एक के साथ ज्यादती कर दी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो जो लगातार शुभमन गिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल के T20 करियर के आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 1 साल बाहर रहे वो क्यों बाहर रहे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज को, जिसको आप इतना प्रॉमिसिंग बल्लेबाज मान रहे हैं, वो लगभग 1 साल से T20 टीम से बाहर है। उनके आंकड़े दिखाते हैं आपको और आपको अपने आप तस्वीर साफ हो जाएगी। यहां पर अब ये जो पॉइंट आया स्ट्राइक रेट का, जो हमने हाईलाइटेड रखा, अलग रंग में रखा इसीलिए ताकि इस पर बातचीत हो जाए। 139.27 उनकी स्ट्राइक रेट है। 21 मैच खेले हैं, 578 रन बनाए हैं, 30.42 का औसत है। अंकिता, T20 में औसत बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है। आप किसी मैच में अगर 4 गेंद पर अगर आप 20 रन बना दें और आपकी औसत 20 रन की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 4 गेंद पर 20 रन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये एक पहलू ऐसा है शुभमन गिल के T20 करियर का, यानी स्ट्राइक रेट, जो उनको थोड़ा सा बैकफुट पर लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो मुकाबला है, अगर आप बात करेंगे संजू सैमसन के साथ, संजू सैमसन की करियर स्ट्राइक रेट T20 में 152 की है। यहां पर हम 139 के आसपास की बात कर रहे हैं, वहां पर 152 की है। और अगर आप अभिषेक शर्मा के करियर के T20 करियर के स्ट्राइक रेट की बात करेंगे, वो 166 के आसपास है। तो 139, 152, 166 आप ऑटोमेटिक पिक अगर करेंगे तो उसमें शुभमन गिल नहीं आते हैं। ये एक एरिया ऐसा है जहां पर उनको अभी मेहनत करनी है। प्रॉबेबली शायद T20 में जो भारत का सबसे प्रीमियर, और भारत का क्यों पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है IPL, अगर आप देखेंगे T20 फॉर्मेट का, वहां पर ये इस भरोसे को अपने कप्तान के लिए, मतलब जब तक वो सूर्या कप्तान है, इस भरोसे को ला सकते हैं कि भैया मैं T20 फॉर्मेट में भी वो कमाल कर सकता हूं जो बाकी बल्लेबाज कर रहे हैं। और कुछ ऐसी बात हरभजन सिंह ने कही भी है, वो भी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन फिलहाल संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के मुकाबले शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट साफ अंतर दिखाई देता है। बिल्कुल, और अंतर जो है वो कम नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा अंतर नजर आ रहा है। और अगर आप इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे खासकर T20 फॉर्मेट पे, तो कहीं ना कहीं आपकी जगह जो है वहां पर बनती नजर नहीं आई। और जो हाल फिलहाल के, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं वो करंट फॉर्म की बात करते हैं, आंकड़े जो है वो उसकी भी बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है करंट फॉर्म की, तो वहां पर कहीं ना कहीं शुभमन गिल जो है वो पीछे नजर आ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कह रहा कि वो अच्छे बल्लेबाज नहीं है, वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप बाकी प्लेयर्स की बात करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, करंट फॉर्म की बात करेंगे और स्ट्राइक रेट जो सबसे ज्यादा T20 फॉर्मेट में मैटर करता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं गिल जो है वो दोनों खिलाड़ियों से जो है वो पीछे नजर आ रहे हैं। और वही मैटर करता है कि जब आप किसी खिलाड़ी को भरोसा देते हैं कि भाई आप जो है वो ओपनिंग करेंगे, आप फिक्स्ड माने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक प्रोत्साहन मिलता है, भरोसा जो है वो आगे बढ़ता है, अपने आप पर भरोसा बढ़ता है। और उस भरोसे के साथ ही साथ हर प्लेयर जो है वो अच्छी बल्लेबाजी भी करता है। वो हमने हर एक मुकाबले में संजू की तरफ से देखा। और जब आप उन्हें मौका देते हैं तो उम्मीद भी यही करते हैं कि उस मौके का भरपूर फायदा भी वो प्लेयर उठाए। तो इनजस्टिस तो बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हो सकता है। अगर गिल को मौका दिया जाता है तो बहुत सारे प्लेयर्स को जो है यहाँ से कहीं ना कहीं दुख भी होगा, और बाकी चीज़ें जो है वो डिपेंड भी करती हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन कमेटी जो है वो फैसला लेती है। बिल्कुल, और संजू सैमसन ने एक कैलेंडर ईयर में 3 शतक लगाए हैं और तीनों ही शतक एज एन ओपनर ही लगाए हैं।
और राइट लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन आजकल बहुत हिट माना जाता है, वो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी बनता है अभिषेक शर्मा के साथ उनका। हालांकि वो कॉम्बिनेशन शुभमन गिल के साथ भी बनता है, लेकिन पहले से जो खिलाड़ी अपनी जगह पर है, परफॉर्म कर रहा है, लगातार रन्स बना रहा है, आप उसको हटा दें, ये भी तर्क संगत नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा। अब बातचीत करके मेरे ख्याल से सारा फैसला लिया जाएगा। और जैसा मैंने शो के बीच में कहा था कि गौतम गंभीर का वोट किस तरफ जाता है, ये बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली हेड कोच है वो, और उनकी भी राय सुनी जाएगी। और चीफ सेलेक्टर तो अजीत अगरकर हैं ही। हरभजन सिंह बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। हरभजन सिंह कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, आप शुभमन गिल को खिलाइए इस टीम में, बल्कि उन्होंने जो एशिया कप की टीम चुनी है, यानी हरभजन सिंह की जो टीम है, उसमें शुभमन गिल की जगह भी है। वो क्या कह रहे हैं शुभमन गिल की बल्लेबाजी को लेकर, आपकी स्क्रीन पर है। हमारे पास अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज हैं, लेकिन शुभमन गिल को कम करके आंकना ठीक नहीं है। वो बहुत प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं और हर फॉर्मेट में खुद को ढाल सकते हैं। मेरे ख्याल से वो T20 फॉर्मेट में भी अपना असर दिखा सकते हैं। फैन के तौर पर हम सिर्फ चौके छक्के देखते हैं, लेकिन ऐसे बल्लेबाज भी होने चाहिए जो जरूरत पड़ने पर देर तक बैटिंग कर सकें और अपनी टीम को मुश्किल से निकाल सकें। अगर वो आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे तो किसी भी बल्लेबाज की बराबरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी स्ट्राइक रेट 120-130 के पास की ही है, वो भी 160 की स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं। यह हरभजन सिंह का आकलन है शुभमन गिल को लेकर, एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर जिसको भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है, जिसको अगला द बिग थिंग माना जा रहा है इंडियन क्रिकेट का, वो है शुभमन गिल। तो हरभजन सिंह का ये कहना, मुझे लगता है इस बयान में एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है अंकिता, और उस बयान को मैं उस लाइन को मैं जोड़ूंगा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली जीत से। वहां पर वो विराट कोहली का जो करियर का सबसे धीमा लगाया गया अर्धशतक था, वो पारी संभालने वाला अर्धशतक था। उस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता, भारतीय टीम चैंपियन बनी। अगर वो विराट कोहली भी वहां पर आउट होकर चले आए होते तो संभवतः आज कहानी कुछ और होती। हरभजन सिंह का कहना जो है वो ये कि ठीक है, अगर आपकी टीम में है अभिषेक शर्मा है 160-170 की स्ट्राइक रेट वाले, संजू सैमसन भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट अच्छा है, सूर्या तो खैर 360 डिग्री आप उनको कहते ही हैं। ऐसे में एक बल्लेबाज टीम में ऐसा होना चाहिए, किसी दिन 20 रन पर 3 विकेट गिर गए या किसी दिन 10 रन पर 3 विकेट गिर गए, तो आपको कम से कम एक रेस्पेक्टेबल स्कोर बोर्ड तक लेकर जाए। वो काबिलियत शुभमन गिल में है, बशर्ते ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक को सेलेक्टर और कोच बाय करें, क्योंकि वहां जो लॉजिक है वो लॉजिक है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का। बिल्कुल। और देखिए, शो के पहले भी हमने बात की थी कि भाई ये माथापच्ची जो है वो सिलेक्टर्स के लिए हो सकती है, क्योंकि हर एक प्लेयर जो है वो किस तरीके से काबिलियत रखता है वो हमने पहले भी बताया। और हाल फिलहाल का जो इंग्लैंड टूर था, वहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन गिल ने किया वो काबिल तारीफ है, लेकिन बाकी प्लेयर्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये माथापच्ची जो है वो सिलेक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन जो अपनी राय है वो जिस तरीके से हरभजन ने दी कि भाई अगर आप गिल जैसे बल्लेबाज को जो टिक कर बल्लेबाजी करते हो, जब हमने कहा कि जैसे कि 11 पे 4 विकेट गिर गए या 3 विकेट गिर गए, तो वहाँ से पारी को संभालने का काम भी एक माइंडसेट होता है बल्लेबाज का। जिस तरीके से आप कह लीजिए कि स्लो बल्लेबाजी वो करते हैं, लेकिन वो टिक कर बल्लेबाजी करना आपको ये दर्शाता है कि आप मैच के करीब पहुंच सकते हैं, मैच को जिता भी सकते हैं। वो काबिलियत जो है वो गिल में कूट कर भरी है, लेकिन चीज़ें वही हैं कि इसके लिए जो है वो बाकी प्लेयर्स को भी जो है वो बलिदान देना पड़ सकता है। कौन प्लेयर जो है वो बाहर होंगे, किस प्लेयर को जो है मौका दिया जाएगा, तमाम चर्चाएं जो है वो तेज चल रही हैं कि भाई यहाँ पर श्रेयस अय्यर को भी मौका मिल सकता है, रिंकू सिंह बाहर हो सकते हैं, शिवम दुबे को मौका मिल सकता है। तो बहुत सारी चर्चाएं जो है वो बहुत तेज हैं। हर प्लेयर जो है वो अपने आप में बहुत काबिलियत रखता है, लेकिन सिर्फ 15 खिलाड़ी यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर 15 में गिल को मौका मिलता है तो आप उन्हें प्लेइंग 11 में खिलाएंगे, क्योंकि जो खिलाड़ी इंग्लैंड की सरजमी पर जिस तरीके से प्रदर्शन करके आ रहा है, भारतीय टीम को वहां पर मतलब ये लग रहा था कि भाई सीरीज हार ना जाए, वहां पर बराबरी करके आ रहा है। तो ये दिखाता है कि आपको बल्लेबाजी किस तरीके से करनी है, और ये फैसला जो है वो सिलेक्टर्स किस तरीके से लेते हैं ये आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। और जैसे ही सिलेक्शन कमेटी की तरफ से टीम का ऐलान किया जाएगा, सबसे पहले आपको जानकारी स्पोर्ट्स लाइन पर मिलेगी। ये हमारी पूरी कोशिश होगी और ये हमारा प्रयास हमेशा रहता भी है कि खेल से जुड़ी हर खबर आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएं, अलग तरीके से पहुंचाएं। इसीलिए हमेशा गुजारिश भी यही करते हैं हम आपसे कि स्पोर्ट्स लाइन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अपडेटेड रखने का जिम्मा जो है वो हमारा है। इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।